वही तो मैं बोला था कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। हाँ हाँ। क्या एक बार बोले नहीं समझ मैंने। एन पालकी वाला तो बोला है परिचय पत्र है, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम है? आर्टिस्ट पालकी वाला होगा। अरे भाई, प्रस्तावना को उद्देशिका ही कहा जाता है। जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसको मैंने बोला था कि उसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इसको उद्देशिका भी कहा जाता है, बात वहीं बराबर है, प्रियम्बल नहीं है। उसके हिंदी देखेंगे इंग्लिश तो प्रियम्बल नहीं होगा वो। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था ना, उसको प्रस्तावना भी कहीं कहा जाता है, कहीं उद्देशिका भी। अगर एक और बात, अगर ऑप्शन में आए तो उसको ध्यान रखना, प्रस्तावना उद्देशिका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और कोई प्रॉब्लम? अभी तक तो यही दो लोग मिले हैं मुझे। अगर मिलेगा तो बता दूंगा। क्या आया है? क्वेश्चन लेकर, अगर लेकर आइएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लेकर आइएगा। अरे भाई क्या डाउट है, दिखाई तो लाकर इधर लाइए ना इधर। हाँ, जो मैं कल बताया था कि अगर सिंपल सवाल पूछेगा कि भारत संविधान की आत्मा कौन क्या है, तो प्रियम्बल है। और बी आर अम्बेडकर के द्वारा अगर पूछा तो आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ गया? ये तो बंद हो गया जी। शपथ का। ठीक है, देखिए, यहाँ पे मैं इसको ये भी बात बोले होंगे, लेकिन हम लोग बात है एन पाल के भारतीयों के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत लेकर जा रहे हैं सेम चीजें। वो भी जो बता रहे हैं ना, मैं समझ गया क्या मतलब, उनका भी स्टेटमेंट सेम ही है, सेम ही उनका भी स्टेटमेंट सेम ही है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं। जो अनरेस्ट पार्की वाला है ना, वो भी बोला है वही बात। जो अनरेस्ट पारिकर है, वो भी बोला है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, ठीक है ना, सॉरी, परिचय पत्र, परिचय पत्रों भी बोला है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, अनिश पारिकर का कभी सवाल नहीं पूछा है। एन पालकी वाला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और संविधान की आत्मा, अगर प्रस्तावना से आएगा तो 3 ही सवाल आएगा। मतलब अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ रहा है तब बात कर रहा हूँ। सिंपल है। जैसे अब इनका था कि भाई बोला कौन है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, तो जब संविधान सभा में बैठे होंगे तो सभी लोग मिलकर बोले होंगे। भाई प्रस्तावना क्या है? एक प्रकार से प्रस्तावना बोले पूरे संविधान का एक निचोड़ है, पूरे संविधान का एक निचोड़ है। कल मैंने बोला था कि अगर एक बार कोई प्रस्तावना हम लोग का पढ़ लेगा, एक बार कोई हम लोग का प्रस्तावना पढ़ लेगा, तो समझिए कि हम लोग का पूरे संविधान के बारे में बता सकता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, क्या 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 चीजें दी गई है संविधान में। ये सारा चीज इंक्लूड किस में दिया गया है? प्रियम्बल में दिया गया है। एक शब्द और एक पॉइंट और लिखेंगे प्रियम्बल में, नीचे लिखेंगे स्टार मार के, लिखेंगे प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लिया गया है। तथा तथा प्रस्तावना की भाषा को, तथा प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा संविधान, सॉरी, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चीज अलग अलग है। अगर सिंपल सवाल पूछेगा कि प्रस्तावना को भारत के किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना हम लोग को
कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर सवाल पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी हाँ, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो चीजें निहित है, जो प्रस्तावना में आज हम लोग के यहाँ जो प्रस्तावना में चीजें हैं, वो एक तो हो गया प्रस्तावना का स्वरूप, समझिए यहाँ पर थोड़ा चीजें, प्रस्तावना का स्वरूप, एक उद्देश्य जो मैंने कल बताया था, और एक स्रोत, ये तीन चीजें हैं। प्रियम्बल का मतलब है कि पूरे संविधान का हम लोग का निचोड़ है, जो संविधान में हम लोग का दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है। यहाँ पे बोला कि अगर सिंपल पूछ रहा है कि प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, तब तो यूएसए हो जाएगा। अगर उसकी भाषा, भाषा का मतलब कि कितने लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावना को अगर इतने आसानी चीजों को नहीं समझाया गया रहता, तो हो सकता था कि हम लोग आम आदमी को प्रस्तावना समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट बनाकर पूछा है सवाल, जो मैं कल देख रहा था, तो मुझे याद आ गया, लिखवा देता हूं कि अगर पूछेगा प्रस्तावना केवल सिंपल, तो यूएसए। अगर उसकी भाषा लगा, अगर एक दो बार सवाल पूछा है ज्यादा, है भाषा वाला ज्यादा पूछता है कि प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, अगर उसमें भाषा जोड़ेगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। याद रखना है, सिंपल, कोई दिक्कत। अब आज हम लोग शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार होता क्या है? हाँ, क्या होता है मौलिक अधिकार? हाँ, चलिए वो तो ठीक है। और अच्छा, अधिकार और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में? तो गलत है ना, कि अधिकार के लिए मैं लड़ेंगे, कर्तव्य नहीं निभाएंगे, ये भी तो गलत है ना। मान लीजिए मैं, मेरा जो मेरा अधिकार है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पैसा चाहिए, मान लीजिए अधिकार है कि मैं पढ़ा तो पैसा चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य भी तो है कि मैं आगे पढ़ाऊँ, तभी तो पैसा के लिए हक है मेरा। यही ना है अधिकार कर्तव्य में अंतर। अधिकार का सिंपल मतलब है कि भाई आपको, देखिए एक तो बात है कि अधिकार जो है, अच्छा अगर संविधान नहीं रहता, एक बार मान लीजिए ऐसे ही सिंपल, कि अगर संविधान नहीं रहता, तो क्या हम लोगों के पास अधिकार रहता कि नहीं रहता अपना? अगर मान लीजिए कि हम लोग के देश में संविधान को कोई फॉलो ना, संविधान को आज हटा दिया गया, मान लेते हैं हटा दिया गया, तो क्या आम आदमी को अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मतलब कि इसका मतलब कि जिस देश में संविधान नहीं है, वहां के देश में संविधान है, तो क्या वहां बच्चों, वहां पे लोगों को अधिकार नहीं है? ऐसा कैसे बोल रहे हैं, सब देश में कहाँ है संविधान भाई? सब देश में थोड़ा संविधान है, कुछ देश में राजतंत्र भी है, कुछ दे अरे सुन लीजिए पहले, संविधान का मतलब क्या होता है, कि संविधान का सिंपल मतलब है कि सारा रूल रेगुलेशन उसके अनुसार बनेगा। अब नॉर्थ कोरिया में क्या संविधान लागू होगा? वो डिक्टेटरशिप कहलाएगा, वहां पे संविधान कहाँ कौन फॉलो करेगा? मेरा अधिकार है, राजा काट दे रहा है, क्या अधिकार है? चाइना में भी बहुत हद तक संविधान का पालन होता नहीं है भाई। इधर इधर उधर कहाँ है, उधर इधर इधर हूं ना मैं, जाने के बाद उधर बतिया लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में चला ही जाऊंगा, टाइम हो ही रहा है, 10 20 में निकल ही जाता हूँ। जब तक हूँ तो हमसे बतिया लीजिए, अच्छा लगता है मुझे बतियाते हुए। बताइए क्या दिक्कत है, कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे वैसा ही है?
एक तो पहली बात यह है कि जो पूर्वाग्रह से है निकलना है। मैं सुनी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई फैक्ट नहीं है। आप सुन रहे होंगे रवीश कुमार को। मैं कैसे बोल दिया हूँ कि रवीश कुमार देखते हैं? अच्छा ही बताइए, मैं कैसे बोलेंगे रवीश कुमार देखते हैं? इनका जो भाषा है रवीश कुमार वाला ही है। मैं रवीश कुमार, पहली बात यह है, अब रवीश कुमार को मत सुनिएगा, बल सुनिए। जो मीडिया है ना, मैं बोल रहा हूँ मीडिया किसी का भी मत सुनिए, कोई मीडिया के बारे में। कोई ऐसा मीडिया नहीं है, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं था। जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी, सुन लीजिए पहली बात, जो पार्टी सत्ता में रहेगी मीडिया उसी गुणगान करेगी। मीडिया की इतना औकात नहीं है ना कि मामला सही का सही दिखा दे कभी भी। 70 में जब 75 इमरजेंसी लागू हुआ था, इंदिरा जी अपने मन से इमरजेंसी लागू करवा देती थी। तो 42वें संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया गया 1976 में, केवल अपने पावर के लिए उन्होंने किया थे सब। समझ रहे हैं? तो सब लोग अपने अपने हिसाब से जिसको जब मौका मिला है घुमाया है। अब इसको मौका ही घुमा रहा है। हो सकता है कल बाबा को मिल जाए, राहुल बाबा को, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो घुमाएंगे अपने हिसाब से। आम जनता के प्रति किसी का कोई मतलब नहीं है कि आम जनता जिंदा है, मर रहा है, क्या हो रहा है। सब लोगों को पावर चाहिए। जिसको पावर मिलने के बाद अगर आदमी बैलेंस बना कर रख दिया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, जैसे उसका मान पहले बीजेपी का ही, उससे पहले जो नेता थे, क्या नाम था उनका, अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस के सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था यूएनए में। कांग्रेस भेजी थी कि जाइए आप वहां पे देख कर आइए कि क्या मामला है, विदेश नीति को आप समझ रहे हैं, अच्छे से जाइए। तो ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको, मेरे को, आपको किसी को मौका नहीं मिल रहा अच्छे से ना, तो हम सभी लोग ईमानदार हैं। मौका मिलने के बाद पता चलेगा कि ईमानदारी कितनी है। और दूसरा बात यह है, नीतीश कुमार हो, मोदी हो, योगी हो, जितने भी बे औलाद लोग हैं समझ में आ रहा है ना, जित अरे भाई बे औलादे के बराबर है। औलाद से क्या मतलब, गांजा पी के घूमते रहता है, उसका क्या मतलब औलाद का। जितने लोग बे औलाद हैं, इतना मान के चलना है कि वो सबको धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। वो सब जिंदा ही है, लाइफ में वो सब पैदा ही हुआ है कि भाई चलो कुछ करके भाई, ताकि कुछ दिन तक लोग नाम याद रखे। नीतीश कुमार भले जो भी हो, इधर से 1 साल से थोड़ा दिमाग का डिस्टर्ब हो गया है, वैसे बिहार के लिए बहुत अच्छा किया है बंदा वो। बिहार का उस माने हम लोग का एहसान है, उसका एहसान है हम लोगों पर कि बिहार को जिस गर्त से निकाला है भाई के अपने राज्य से। अगर वो लोग रहते तो अब तक बिहार कहानी खत्म ही हो गया रहता बिहार का। अपने पापा से, दादा से जाकर पूछेंगे सभी लोग कि 3 बजे गेट बंद हो जाती थी घर में, गांव में, कि डाकू चोर आ गया लूट कर लेकर चला जाएगा 3 बजे। आज का रात में 12 बजे लड़कियां सिगरेट फूक फूक के घूम रही है बोरिंग रोड चौराहा पर। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है फ्रीडम, ये होती है स्वतंत्रता। ठीक है, आइए इधर। अच्छा, लड़कियों के बारे में मैं देखा हूं तब बोल रहा हूँ। और इसमें गलत क्या है, गलत क्या है? देखिए इधर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का सिंपल, देखिए आपका सवाल है, सुनिए इधर। हेलो, सवाल जो आपका है, संडे को मैं आऊंगा यहाँ पर, संडे को मैं फ्री रहता हूँ, आ जाऊंगा ऑफिस में और बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। दूसरा बात है कि राजनीति पे डिस्कस नहीं करना है। जिसको आज हम लोग गाली दे रहे हैं ना, कल बैकडोर से उसे अपना पार्टी करता है सब। जो तेजस्वी और बाद में पहले कन्हैया, चाहे ये लोग गाली एक दूसरे को देते, वो लोग बैठ के एक साथ इंजॉय हो रहा है। आम जनता को क्यों केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है? सब एक हैं। यही भाई आपके, क्या नाम है उसका, नहीं चाचा नहीं, चाचा तो बहुत बड़ा चीज है, उससे छोटा वाला बेटा उसका, समाजवादी पार्टी का जो नेता है अभी, अखिलेश यादव, कितना गलिया रहा था अंबानी को। शादी में पूरा खानदान पहुंच गया यही लालू यादव बैठ कर गलिया रहे थे कि अंबानी को मोदी बढ़ा रहे हैं, क्यों चले गए तब आपको इतना ही दिख नहीं जाए ना, काटेगा माम बनिया, इतना पावरफुल है वो।
अरे कहीं गया होगा, कहीं बैंकॉक मसाज करवाने, हो सकता है। इधर आइए, फंडामेंटल राइट्स, इटली चलेगा नानी के घर अपने, भी तो हो सकता है। इधर आइए, मौलिक अधिकार देखेंगे। मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3। और तो यहाँ अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, ठीक है। मौलिक अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्ना कार्टा का सिंपल मतलब है कि पहली बार यूनाइटेड यानी ब्रिटेन में पहली बार वहां के जो राजा थे, पहली बार अपने जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए। पहली बार अधिकार, क्योंकि उससे पहले प्रजा को उतना अधिकार कुछ नहीं था कि बिना राजा के आदेश से आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये 1200 के आसपास की घटना है, जब वहां की राजा पहली बार अपने प्रजा को कुछ अधिकार प्रोवाइड किया कि भाई आपको ये अधिकार है, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है तो आप आ सकते हैं अपना फरियाद लेकर, जो भी चीजें हैं। उसी तरह भारतीय संविधान में जनता को अधिकार दिया गया, और भारतीय संविधान ही नहीं, जहां जहां भी अधिकार के बारे में बात की जाएगी, जहां जहां अधिकार के बारे में बात की जाएगी, वहां वहां हम लोग मैग्ना कार्टा का यूज कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को, पूरे संविधान को नहीं, भारतीय संविधान के भाग 3 को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। सवाल पूछा भी है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। कोई डाउट किसी को? दूसरा बात कि मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स थे। वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक कहाँ चला गया? तो 44वें संविधान संशोधन 78, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, के अधिकार को लीगल राइट्स में बना दिया गया। और इसके लिए जो नया अनुच्छेद दिया गया है, आर्टिकल्स 300 क्लॉज ए में इसका वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इसको लिखेंगे। बहुत टॉपिक हो गया, एक बार सोच रहा हूँ कि इधर अगले वीक में एक बार थोड़ा क्वेश्चन करवाऊँ, कम से कम 40-50 क्वेश्चन सारे टॉपिक पे मिलाकर। बोले 300 क्लॉज ए, 300 क्लॉज ए, 300 क्लॉज ए है चाहे क लिखे, बात बराबर ही है। ठीक है, ये आर्टिकल्स अनुच्छेद 300 क्लॉज ए, अनुच्छेद 300 क्लॉज ए, ये क्लॉज पढ़ते हैं, उसके जस्ट बगल में रहेगा तो सब क्लॉज पढ़ेंगे। अब उसके बगल में नहीं रहता ही नहीं कि उसके बगल में सब रहेगा तो हो गया। तो समझिए यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया है। मैंने यहाँ पे सिंपल बताया है कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। उसके लिए जो अनुच्छेद है 12 से 35 अनुच्छेद दिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में भी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। एक को जो माइनस किया गया वो है संपत्ति का अधिकार, जिसको लीगल राइट्स का दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, पल इसको हटाया क्यों गया यहाँ से, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? है?
देखिए, सरकार जो बोलकर यहाँ पे हटवाई संविधान यहाँ से संपत्ति के अधिकार को, इसमें सरकार ने यह दलील दी कि जो विकासात्मक कार्य है, जो डेवलपमेंट वाली कार्य हो रही है, उसमें रुकावटें आ जा रही हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि कहीं से एनएच निकल रहा है, उसमें मेरा आपका किसी का जमीन है और मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं नहीं दूंगा, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो सरकार बोले, चलो ठीक है, तो इसको हटवा ही दो पहले। हटवा दो, ये लोग बहुत कूद रहे हैं जमीन लेकर, ठीक है ना, हटवाओ। अब लीगल राइट्स बन गया है। अब है कि भाई कब्जा हो जाएगा सरकार के द्वारा, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होगा, फिर आपका पैसा मिलेगा जो सरकारी रेट होगा जमीन का, ठीक है ना। अब देखिए, जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल, यानी जो अभी वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? 6। तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की सूची, ठीक है ना, मौलिक अधिकार की सूची, इसको हिंदी में बोलेंगे मौलिक अधिकार की सूची। हिस्ट्री नहीं चल रही है क्या आजकल? क्यों? अच्छा, तो हाँ, तो वही पूछता है ना शायद केवल, ताकि एंशियंट मेडाइवल पूछता है। तो इसमें आप लोग मतलब सुनिए, मतलब इसमें 1 to 5 6 8 9 10 11 12 सारा, इसलिए इसलिए तो सारा पढ़ाया जा रहा है। ये इधर पहला, नहीं मैं देख रहा हूँ कि सर दिख रहे हैं ना, मैन नहीं दिख रहे, तो मुझे लगा कहीं, इधर आइए। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सूची। पहला है समता या समानता का अधिकार। ऐसे होगा क्या? जो भी लिख लेंगे, समानता का अधिकार। समानता रुथ प्रभु नहीं, एक्ट्रेस, समानता है ये। समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ये अनुच्छेद है 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल्स 19 से 22, ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कब है? आर्टिकल 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, लिखेंगे इसको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। हो गया? उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। और छठा है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार 32। ठीक है। तो वो बताएंगे कि मैं बताऊंगा? मैं बताऊंगा ना। उनको आदत हो कि वहां पे रहते, यहाँ पे रहते ना। इधर पूछिए। बोलिए। तो फंडामेंटल समाप्त हो गया? समाप्त नहीं हुआ है ना? अरे भाई पर बात तो सुन लो मेरा। मैं बोल रहा हूँ कि मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हुआ है ना, अभी चल रहा है ना। जब जिस दिन बोलूंगा कि समाप्त हो गया, उसके बाद अगर छूटेगा तो पूछना है, बीच में उंगली नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ये बात कि मान लीजिए अभी शुरुआत किया हूँ मैं। जब बोलूंगा कि आज लास्ट क्लास हो गया, उसके बाद आपका जितना भी डाउट प्रॉब्लम जो भी रहे तो पूछना है। अभी तो शुरुआत हुआ है, पहले क्यों छोड़ा हूँ, फिर बीच में 31 क्यों छोड़ दिया हूँ, 32 लिखा हूँ। सारा का सोल्यूशन मिलेगा, पहले पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य के बिना काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। आइए। समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। ये है आर्टिकल्स। इतना लोड नहीं लेना है जिंदगी में। चिल करके रहिए, रिलैक्स। कितना भी कूद फान कोई कर ले, जो किस्मत में होगा वही होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। समझ में आ रहा है ना? लोग बोलते हैं ना कर्म करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। बस बता रहा हूं मैं। मैं बोल रहा हूं कितना भी आप कुछ कर ले, जब जब किस्मत में रहेगा ना तो कर्म में भी मन लगेगा करने में। सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी मानता नहीं था। जब मेरे पापा समझाते थे कभी, अरे छोड़िए आप नहीं जानते हैं, आपका आपका बुढ़ापा कैटेगरी में है ना, आप तो आपका दिमाग अब कम काम कर रहा है। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि सच में, क्योंकि 3-4 ऐसे एग्जाम में जहां मैंने दिल्ली में मैंने रेंट को बोल दिया कि अंकल मैं अब जा रहा हूँ रूम छोड़ के, मेरा हो जाएगा इस बार। समझ में आ रहा है ना? हो गया, सामान पैक है, रिजल्ट आने वाला है, अगर रिजल्ट 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? उसके बाद यूपी पीछे का मैंने लोअर दिया था, पीटी में सब कुछ हो गया, सब कुछ हुआ, एकदम लगा कि अब कंफर्म है कि हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में नहीं बना मेरा, 3 नंबर से उसमें निकल गया। बीपीएससी में मेरा जो 67वीं का रिजल्ट आया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मेरा एक दोस्त का, बहुत सारे दोस्त का, लेकिन जो सबसे क्लोज था अभी मधेपुरा में है, एमईओ बना है वो, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, 6 नंबर से मेरा नहीं हुआ। हम लोग मूवी देख रहे थे, कौन सा मूवी, 12th फेल। वो आधे देख रहे तो रिजल्ट आ गया। अब अभी भी याद है। मैं बोला पहले वो अंदर ही बैग में चेक कर लिया पहले। अब भाई अब तो रिजल्ट आया नहीं, हम बोले कि पैसा भी लगा इधर, अब रोए कि चल के रूम पर। दोनों काम करना है साथ में। मोहित बोला, अब मोहित का हो गया, सिराज नाम का एक लड़का है मेरा, मतलब दोस्त है, उसका भी नहीं हुआ। हम लोग 3 ही लोग, हम लोग 4 लोग गए थे, प्रतीक, मैं और सिराज और मोहित। तो केवल उसी का हुआ, प्रतीक हुआ नहीं दिया था क्या, तो हम लोग 3 लोग गए थे, 4 लोग, तो नहीं हुआ। तो क्या करें, मूवी देखेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन पैसा तो लगा है। मोहित, अब मोहित को कैसे मन लगेगा मूवी देखने में? फिर बोला कि नहीं देखते हैं। 10 मिनट देखा, बोले चलो अब, चलो अब थोड़ा। उसके बाद मेरे पापा बहुत इस समय बहुत एक्टिव रहते हैं रिजल्ट रोल को लेकर। फॉर्म निकलेगा, अभी मैं सोचूंगा कि बताऊंगा, चाहे भरूंगा, उनका फोन आ गया है। हम बोला था तो मैं कर लूंगा ना, मुझे नहीं दिख रहा है आ गया है तो। दिख रहा है ना मुझे। फोन किया कि रिजल्ट, हमने नहीं हुआ।
बोले कोई बात नहीं, मेरे पापा बहुत होशियार टाइप के आदमी है। हाँ मन होशियार है। अब होशियार मजबूरी में हो चाहे जो भी हो सकता है, कहीं डांटेंगे कि भाग हो गया, एगो अकेले लड़का है, कहीं मर उड़ गया तो फिर ये कौन संभालेगा सारा विरासत। विरासत मतलब जितना भी है अपना, एक आध जो जो भी है। तो मैं क्या करूँगा अब। तो मैं समझ गया कि मामला सारा। अच्छा, मैं टीचर का भी एग्जाम दिया था, मेरा कंप्यूटर साइंस है। उसीलिए तो नहीं हुआ। TRE 1 जो लड़का दिया था ना, TRE 1 जिसको मैंने प्रोग्रामिंग सिखाया कॉलेज में, वो लड़का भी लगा हुआ है। मुझे TRE पता नहीं था उस टाइम, मुझे जाना भी नहीं था उधर, मेरा एक ही था कि PCS में ही जाना है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस में। TRE 2 में मैंने, TRE 2 अभी कौन सा हुआ इसे, इससे पहले वाला 2 था, मतलब वही जो भी इससे पहले हुआ था 2 में मैंने दिया। जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया 91, ठीक है ना, 91, मेरा था 90। 90 आ गया। और कंप्यूटर साइंस मैंने मात्र 1 महीना पढ़ा था, मतलब याद तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अब ये सब के चक्कर में कहाँ उधर याद रह पाता चीज़ है। मैंने पढ़ा थोड़ा, सोचा कि देख लेता हूँ एक राउंड उधर भी नहीं हुआ। फिर मेरे पापा फ़ोन किए, हम लोग नहीं हुआ। वो भी थक गएंगे, अब इसका नहीं होगा लग रहा है अब। अच्छा, तब भी मुझे ऐसा नहीं कभी अंदर से फील नहीं आया कि यार यार नहीं हो रहा है, कुछ कर ले, सुसाइड नहीं होता अंदर से कि बेइज्जती हो रही है गांव में समाज में, ऐसा। अरे नहीं हुआ, ठीक है, इधर से चल ही रहा है अपना, क्यों मरना है। लाइफ में आदमी को एक बार जिंदगी मिला है, दोबारा आदमी नहीं बनेंगे हम लोग, तो जो है पूरा कांड करके जाना है यहाँ से, ताकि दोबारा आदमी तो बनना नहीं है, हाँ? इस बार नहीं दिया हूँ मैं इसमें। अब मैं छोड़ दिया टीचर के, अब नहीं दूंगा मैं। एक बार दिया था दम लगाकर, नहीं हुआ तब छोड़ दिया कि अब दिया ही नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। अरे तो सोचता हूँ इस बार BPSC भी आ रही है, बहुत लंबा सीट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कि सारा गेम है किस्मत का। आपके इतने कम कम नंबर से मामला होगा ना गड़बड़। 69 का PT नहीं हुआ, PT नहीं हुआ, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि PT भी नहीं होगा मेरा, समझ में रहा है ना। PT नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ साथ मोहित का भी नहीं हुआ। तो मेरा नहीं हुआ, मोहित का नहीं हुआ, अमृत नाम का एक लड़का है उसका नहीं हुआ, सिराज का नहीं हुआ। जितने लोग हम लोग मेंस इंटरव्यू दिए थे, किसी का PT नहीं हुआ 69वीं। तो सब क्या है, ऐसा थोड़ा कि पढ़ाई नहीं है, अभी सब हम लोग को 8 बार बैठ कर पढ़ना है। ये मैं लग रहा 20वें 21वें बैच में पढ़ा रहा हूँ मैं पॉलिटी। इकोनॉमिक्स मैंने कम से कम 16 17 18 बैच तो एग्जामपुर में ही मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। तो सारा चीज़ क्या है, सारा चीज़ है किस्मत का। जो होगा जब लिखा होगा ना, एकदम एट ए टाइम हो जाएगा। आपको लगेगा अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ाई कर रहे हैं आप, सारा चीज़ ठीक है, बस वो आपके फेवर में रिजल्ट कब आ रहा है, सारा गेम वहाँ पर है, ठीक है ना। बाकी इंजॉय कीजिए। पटना में है, पटना में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सारा इधर। अब इधर देख लीजिए, हो गया तो इधर आइए, इधर देखिए 14 15 16 17 और 18 में क्या क्या चीज़ है समझिएगा। आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, यानी विधि के समक्ष समता। इसमें क्या बोलता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल ये बात कर रहा है कि कानून के नजरों में सभी लोग बराबर हैं, ठीक है ना। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से, उसे कोई मतलब नहीं है। ये जो कानून है, ये जो कानून है, इस कानून के नजर में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो विधि के समक्ष समता 14 में बोलता है। 15 में बोल रहा है कि जाति, जन्म स्थान, जेंडर, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत, आपका कौन सा जाति है,
आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपका कौन सा जेंडर है, आप किस धर्म से आते हैं, इस सब के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 में बोलता है। कोई दिक्कत? 16 में बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। समता नहीं, इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सिंपल एक लाइन में कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर देना है। सब समझ रहे हैं ना? ये लोक नियोजन हवा पानी दिया है, इसका सिंपल एक ही मतलब है कि जो सरकारी नौकरी है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब समान अवसर मिलने इसका मतलब क्या हुआ? वही मतलब है कि आप किसी भी जाति धर्म समुदाय कहीं से उसे कोई मतलब नहीं है, भाई सबको अवसर मिलना चाहिए यहाँ पे। तो भाई मिल रहा है सबको अवसर 17-16 में। 17 में बोल रहा है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। यानी फिर वही बात है कि भाई किसी से भी छुआछूत परफॉर्म नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो भाई वो दंडनीय अपराध है। हा? समाज में हो रहा है। हाँ है। और सुन लीजिए, है आ? कहाँ कब? हाँ। तो क्या मतलब जाकर जनरल वाले जला दिए हैं, जाकर जनरल वाले जलाए हैं। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। जो भी घटनाएं होती है, गांव में कहावत है, सब लोग सुने होंगे कि अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो आग तो जरूर होगी कहीं ना कहीं, बिना आग का धुआं तो नहीं निकलेगा। दूसरा बात यह है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ अस्पृश्यता का अंत में, जिसमें आपने बोला कि जो जहाँ पे घटना आपने बताया नवादा वाला, उसका थोड़ा एक बार पूरा पढ़िएगा जाकर अच्छे से क्या है। आपको क्या लग रहा है कि मैं हर एक घटना से बहुत समझना, पेपर आता नहीं है, लेकिन जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है मोबाइल। अब इसमें कोई रील्स देखेगा बैठकर, चल रहा है ना आजकल। अच्छा, रील से भी पता चला कि बिहार में भी सुंदर सुंदर लोग हैं मार्केट में। हम लोग के दिमाग में जब बैठा था केवल दिल्ली और मुंबई में है, ऐसा नहीं है, हर जगह लोग हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा एक बार घटना का पढ़िएगा जाकर, वहाँ पे नवादा वाला क्या चल रहा है। दूसरा बात यह है कि जो चीज़ें हो रही है ना, इसमें केवल अपने को भी देखना है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है ना? सारा चीज़ लोगों पे या सरकार पे या शासन पे, इस सब पे नहीं थोपना है, कुछ अपना भी माइंडसेट चेंज करना है चीज़ों को लेकर। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैं कैटेगरी, मेरा जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण आदमी हूँ, सुन लीजिए पहली बात, इसका मतलब नहीं कि मैं इस सबको परफॉर्म कर, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मणों से मेरा बात, एक ही दोस्त है अमृत जो नाम है, जो मेरे सीनियर भैया बोलता हूँ मैं उनको। इसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, जितने मेरे दोस्त हैं, सारे तो वहीं ओबीसी या SC ST कैटेगरी के हैं, और बहुत अच्छा चलता है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड सेट ये है कि भाई आप कहाँ से हैं। जैसे मैं अपने घर पे जाऊंगा, मेरी जो दादी हैं, मैं अपने जैसे दादी का डेथ हो गया, मतलब जो भी और लोग जो हैं अगल बगल, उन लोग आप समझा नहीं सकते हैं। जो बूढ़ा सब है ना, उसको नहीं समझा पाएंगे। हम लोग को अपने में चेंज करने की जरूरत है। जो 50 साल क्रॉस कर गया है ना, उसको आप समझा देंगे तो लात मार के भगाए घर में से सीधे, कि भाई बर्बाद कर रहा है तो समाज बर्बाद कर देगा। और सब गेम है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप किस प्रकार के पर्यावरण में रह रहे हैं। जैसे मेरा चचेरा भाई हमसे छोटा है, हमसे 10 साल छोटा होगा मेरा चचेरा भाई, एक नंबर ये फॉलो करता है। फिर मैं बता रहा हूँ, वो बहुत फॉलो करता है। ना ना उसके मैं एक दिन समझाया उसको कि सब क्यों कर रहे हो। बोला कि सुनो भैया, तुमको तो रहना नहीं है गाँव में। बोला हाँ सही में मुझे नहीं रहना है। बोला नहीं रहना है, तुम अपना जो इधर है सब उधर लेकर जाना, इधर चलने दो, जो चल रहा अच्छा चल रहा है। अब उसको मैं क्या समझाऊंगा, मारेगा वहीं पे, मजबूत भी हमसे, कोई ठीक नहीं। अब उसको मैं नहीं समझा सकता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा गेम है कि आप किस प्रकार के पर्यावरण में रह रहे हैं। गांव में शादी ब्याह होता, लोग खाना खाने जाता है ना,
तो जो हम लोग का जात है वो जाएगा तो दही चूड़ा खाता है, नमक सब्जी नहीं खाता है, नहीं खाता है। अच्छा मैं जाऊंगा तब मैं खाता नहीं हूँ दही चूड़ा, ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो यहाँ चिकन मटन तोड़ने का आदत है। तो मैं जाता हूँ तो मुझे लेकर जाता ही नहीं है सब। बोलता है कि नहीं ये जाएगा ही तो जाकर नमक खा लेगा, सब्जी खा लेगा, ही तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बार मैं गया, मैं घर में अंदर घुस कर, मेरा दोस्त है बीटू नाम है उनका, बीटू यादव, उनके कुछ पड़ा था, मैं उनके घर में घुस के खा रहा था खाना। उसी में मेरा कोई देख लिया, देख लिया वो कोनो घर में आना जाना है सब किसी का। आया तो रात में कोई कोई बैठक होती है ना ऐसे ही, मतलब सब लोग आया, अब हमको बुलाया सब, अभी मैं दिल्ली से गया ही था। देखो ही उसके यहाँ जाकर चावल, अब मैं चावल दाल सब्जी खा रहा था, देखो सब्जी खाता है चावल दाल खा रहा है ऐसे वैसे। अच्छा मेरे पापा बहुत वो सब नहीं लेते हैं ज़्यादा लोड, हाँ, लेकिन जो मेरे बड़े बड़े पिताजी हैं, मैंने पापा के बड़े भाई, अब वो हैं 70 साल, क्या समझाइएगा आप, 75 साल के हो गए हैं वो क्या समझाएंगे आप उनको, मारेगा वहीं पर लटका लटका कर। मेरे पापा की हिम्मत नहीं कि उसे बोल दे कुछ उल्टा पुल्टा। मैं बोले कि मतलब हाँ वो, बोले दही खत्म हो गया था। वो लोग बोले कि खा लो, तो मैं खा लिया, मैं क्या करूं। पिताजी मैंने कुछ बोले नहीं उनको, मैं पिताजी बोलता हूँ, नहीं कुछ बोले कि चलो ठीक है तुम नहीं रहते हो, लेकिन ये सब करना है, गांव में रहना है, तुम शहर में थोड़ा बहुत समझाएं। फिर मैं आया, मेरे पापा बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ये सबसे बच कर रहना है। हम लोग हाँ ठीक है। अब क्या समझाइएगा, सारा चीज़ चल रहा है, आज चलेगा भी, क्योंकि केवल वो नहीं जिस पे शोषण हो रहा है उनको भी समझने की जरूरत है। बहुत से लोग जाते हैं घर में आते हैं ना, हम मेरे मैं अपने देखा हूँ, अपने आँख से देखा हूँ, जो अदर कैटेगरी के लोग आते तो नीचे बैठते हैं, उनके लिए चेयर रखा के वो नीचे बैठेंगे, और उसमें मैं सुखाऊंगा उनको, ऊपर बैठिए, आप बैठिए ऊपर, जब चेयर रखा गया आपके सामने तो नहीं बैठेंगे, वो नीचे बैठेंगे। अरे भाई तो मैं तो बोल रहा हूँ तुम बैठो, जब मैं उतारूंगा तब तो बात होगी। अब नीचे वो आदत हो गई है, तो अपना भी सुधार करना ना माइंडसेट में। इधर छोड़िए, आइए 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, सिंपल एक लाइन में समझना है कि 14 में देखिए, पहले तो याद रखना है कि समानता। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें आपको याद नहीं हो पा रहा है ना, तो ये चीजें आपको याद रखना है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या, अब जो भी अगर है, मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि 16 में क्या है चाहे 17 में क्या है, अगर आपको एग्जैक्ट चीजें याद नहीं हो पा रही है, एग्जैक्ट चीजें याद नहीं हो पा रही है, तो आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई 14 से 18 में समता के बारे में बात की जा रही है, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, तो देखेंगे उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे और होगा तो ठीक है ना। तो 14 में बोला है कि विधि के समक्ष समता, 15 में बोला है कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, इस सब के आधार पे उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बोला है कि भाई लोक नियोजन में अवसर की समता देना है, यानी खासकर सरकारी जॉब में सबको अवसर देना है। 17 में बोला कि अस्पृश्यता का अंत करना है, ये सब नहीं परफॉर्म करना है। और 18 में बोला कि उपाधियों का अंत, अब इसमें कुछ क्लॉज भी लगाया गया, हम लोग आगे देखेंगे, बस अब इतना समझना है कि 18 में बोला कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई आपको पद्म विभूषण मिल गया, पद्म भूषण, ये सब डिग्री आपको लेकर साथ में नहीं कैरी नहीं करना है साथ में कि पद्म विभूषण ए कुमार, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई आपको एकेडमिक डिग्री मिल रहा है उपाधि तब तो ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो उसका यूज नहीं करेंगे, उससे समाज में क्या होगा, समानता नहीं आएगी, ठीक है ना। तो उसको लाने के लिए भी काम किया गया है। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 में पहला है आर्टिकल्स 19, अब समझेंगे। आर्टिकल्स 19 में बोल रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें बहुत सारे क्लॉजेज दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल्स ए, बी, सी, डी, एफ। ई होगा ना ये,
ई जी यहाँ पे होगा, देखिए 6 स्वतंत्रता दी गई है, क्या क्या। अब यहाँ पे कैसे याद करें, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है इसको याद करना। चीज़ याद कैसे करना है थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, सरकार से कोई ना कोई डिमांड करेंगे। मान लीजिए सरकार अगर कुछ हम लोग को चाहिए तो सरकार के लिए हम लोग बोलेंगे ना सरकार से कि भाई मुझे एक काम चाहिए, आप ऐसे कर कीजिए। तो 19A में बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता, क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। और लेकिन समझिएगा एक और बात, जो भी आपका मौलिक अधिकार है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड अधिकार दी गई है, एक भाई ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर बोलने की अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप, एक लिमिट में, समझ में आ रहा ना, एक लिमिट में ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं सरकार को, मोदी को, चाहे जो भी चीजें हैं उनको आप बोल नहीं सकते हैं, पुलिस टांग कर मारेगी बिना पूछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक ऐसे भी गंदे शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है बोलने की। अब समझिए, मान ली कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो अगर हम लोग, मैं कुछ बोल रहा हूँ सरकार से, तो सरकार मेरी बात नहीं मानेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, धरना देंगे। तो भाई हम लोग कुछ लोगों को साथ में जोड़ेंगे, बोले चलो भाई धरना देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि धरना की स्वतंत्रता दी गई है, धरना की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें भी लिमिटेड है, बिना हथियार के धरना देना है। जो आंदोलन करना है सरकार के खिलाफ से, जो भी चीजें करनी है वो बिना हथियार का। इन्हें कभी AK-47 लेकर पहुंच गए सरकार को, क्या जुड़ा ही देंगे, ठीक है ना। तो धरना की स्वतंत्रता दी गई है। अब यहाँ पे बोल रहा है, दो बात समझिए, एक मैंने बोला सरकार से कि भाई एक काम है, सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है, अकेले आदमी नहीं सुनेगी सरकार बात, तो मैं कुछ लोगों को लेकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, ठीक है। तो धरना प्रदर्शन करूंगा, फिर भी अगर सरकार नहीं मान रही है तो मैं क्या करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, उसमें अलग अलग लोगों को जोड़ूंगा, अलग अलग राज्यों से लोगों को जोड़ूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ऑर्गेनाइजेशन, संघ बनाने का अधिकार आपको है, या स्वतंत्रता है, बना सकते हैं। अब संघ बनाने के लिए मुझे अलग अलग घूमना पड़ेगा, अलग राज्यों में घूमना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे बोला है कि कहीं पे भी आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। अब यहाँ पर आवागमन की स्वतंत्रता है, मान ली घूम रहे हैं, पहले अपवाद में जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब हट गया आर्टिकल 370, तो अब घूम सकते हैं वहां पर भी। तो आवागमन की स्वतंत्रता है। मान लीजिए घूमते घूमते कोई जगह मुझे पसंद आ गया तो मैं वहां पर रह लूंगा, ठीक है। तो निवास करने का अधिकार, निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। और जहां पे निवास करेंगे, जहां पे निवास करेंगे वहां पे कुछ चाहिए ना खाना खाने के लिए भी, तो वहां पे दे रहा है कि भाई जीविकोपार्जन की भी स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता या व्यापार की स्वतंत्रता। जीविकोपार्जन का मतलब कि भाई जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम आपको करना होगा, यहाँ पे काम कीजिए, जीविकोपार्जन चलाइए अपन। अब समझिए यहाँ पे इन सारे चीजों के बाद, इन सारे चीजों के बाद हम लोग को ये बात याद रखना है, पहली बात यह है कि जो 6 स्वतंत्रता दी गई है, इसी में था संपत्ति का अधिकार भी, जिसको यहाँ पर हटा दी गई है अभी वर्तमान में क्या 1970 से हटा दी गई। अब समझेंगे यहाँ पे कैसे याद करना है चीजों को। यहाँ पर मैंने बोला कि अनुच्छेद 19 में दे रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19A में, अब वहां से शुरू करना हम लोग को, यहां से याद करना है सारा चीज। पहला है कि भाई हम लोग बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब समझेंगे यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका भी लिमिटेशंस है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, एकदम बोला है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई दिक्कत समझने में, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे सवाल अगर सिंपल पूछ दिया कि जो मीडिया है ये किसके अंतर्गत आएगा, हाँ 19A में आएगा, यहाँ पर 19A में आएगा, क्योंकि
वो भी उसके भी बोलने की आज़ादी है, तो बोलने की स्वतंत्रता है। 19B में बोल रहा है कि अगर सरकार हम लोग के बोलने से बात नहीं मान रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन वहां पर भी लिमिटेशन है कि बिना हथियार का धरना प्रदर्शन देना है, कोई दिक्कत। दूसरा है, अगर धरना देने से भी, अगर प्रदर्शन करने से भी सरकार, आंदोलन करने से भी सरकार अगर बात नहीं मान रही हम लोग की, तो हम लोग संघ बनाएंगे। तो संघ बनाने का अधिकार है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है हम लोग को। अब संघ बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, तो यूनियन बनाएंगे तो केवल अगर मान लीजिए कि सरकार से मुझे कुछ डिमांड करना है, अगर केंद्र सरकार से, और बिहार से मैं डिमांड कर रहा हूं, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यूनियन बनाऊंगा तो मैं अलग अलग राज्यों में लोगों को जोड़ने का काम करूंगा, तो मुझे अलग अलग राज्यों में घूमने की, भाई घूमना होगा, मुझे जाना होगा। तो आगे है आवागमन की स्वतंत्रता, घूम रहे हैं, अब घूमते घूमते कोई शहर मुझे पसंद आ गया, मैं वहां पर रह गया, जमीन खरीद लिया, पैसा है तो झोपड़ी बनाकर रहने लगा, तो निवास करने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद बोल रहा है कि निवास करेंगे जहां, तो कुछ तो चाहिए खाने पीने का, तो भाई जीविकोपार्जन कीजिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए। अब यहाँ पे बोला है कि जीविकोपार्जन का मतलब लीगल काम करना है, इन्हें कब ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिए, गांजा फेंक रहे हैं वहां पे, बेच रहे हैं, ऐसा ये सब नहीं करना है। जो लीगल चीजें हैं, लीगल काम करके अपना जीविकोपार्जन करना है, खुद को। तो यहाँ पे देगा जीविकोपार्जन की या व्यापार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन नहीं देता है जनरली, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। यहाँ तक किसी को डाउट है समझने में? याद हो गया सबको? सीक्वेंस में है चीजें। हाँ तो वही तो लिखा हूं मैं, वही तो संघ संगठन बात बराबर ही तो है। नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि 19 में यही है, उसी से रिलेटेड सारा चीज बात की गई है। ये जो है ना अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड जो यहाँ पे बात कर रही व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में दिया है, 19 के क्लॉज में ही सारा चीज डाला है, इसी के अंतर्गत सारा चीज आ रहा है, इसी के अंतर्गत सारा चीज आ रहा है कि आदमी क्या क्या कर सकता है, उसी के बारे में बात की जा रही है। बीच में जो है ना, समझिए बीच में जो है ना एक गायब है, एफ। एफ जो गायब है, क्यों गायब है? क्योंकि उसी में था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। अगर नहीं है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करें, कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं डीपली सोचना है। चीजें हो गया, लिख लिए सब लोग। अब आते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल्स 20 है, आर्टिकल्स 21 है, आर्टिकल्स 21A है। अरे भाई सीक्वेंस में लिख लो यार, 1 2 3 4 करके। आर्टिकल 22 है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझना है चीजों को अच्छे से। इतना क्यों चीज लेना है भाई, सीक्वेंस में लिख लीजिए, वहीं आएगा सीक्वेंस में, उसमें आएगा, मार ही देना है। कौन सा आपको मेंस में लिखवा रहा है, एकदम करके लिखना है भाई। देखिए इधर 19 पहले हम लोग 21 में देखते हैं। आर्टिकल्स 21 में बोलता है कि भाई क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार दिया गया है सबको, जीवन जीने का अधिकार। अब यहाँ पे लोग बोलेगा नहीं सर, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें देता है कि अलग देता है कुछ चीजें, ठीक है ना। तो उतना हम लोग को नहीं समझना है, बस समझना है कि वही बात है, प्राण देह जो है उसका मतलब यही है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैसा जीवन होना चाहिए, तो गरिमापूर्ण जीवन जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन यानी एक गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का यहाँ पर अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अब यहाँ पे बात कर रहा है 21 क्लॉज ए में कि भाई इसमें दे रहा है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब देखिए 21 है और 21 नहीं है तो इसका मतलब कि मूल संविधान में नहीं होगा, इसको बाद में जोड़ा गया होगा। तो इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। और इसमें क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड मैंडेटरी, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन देना है। ये 21 क्लॉज ए में बोल रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 6 से 14 वर्ष का मतलब है कि लगभग मैट्रिक तक, ठीक है ना, मैट्रिक तक बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, ठीक है। फिर समझेंगे अनुच्छेद 21 में बोल रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। उसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जीवन जीने का अधिकार है। कैसा जीवन? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। 21 क्लॉज ए में सिंपल बोल रहा है कि भाई इसमें शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। इसको बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। और इसी का बात आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, जिसको बाद में जोड़ा गया है। और उसमें भी क्या बोला गया कि भाई ये तो सरकार अधिकार दे रही है, सरकार अधिकार दे रही है। कब देगी सरकार अधिकार? जब आपके बच्चे स्कूल में आएंगे। और बच्चे स्कूल में कौन लाएगा? उसका बाप लाएगा, माने उसका जो भी पैदा करेगा वही लाएगा ना। तो उस बच्चे का जो भी, यहाँ पे बोलता है कि बाप ना देखो, वहां पे देता है गार्जियन। बाप गार्जियन कोई भी हो सकता है, माने उसका बाप मर गया कहीं, तो भाई उसका जो मौसा फूफा जो भी चीजें होंगी, नाना नानी जो भी लोग होंगे, उन लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ले जाकर स्कूल में पहले पहुंचाएं। उसके बाद सरकार आपको मैंडेटरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, फ्री ऑफ मैंडेटरी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि सरकार उठा कर टंगवा घर में से लाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाएगी, ठीक है। सरकार जितना पैसा बचेगा उतना ही फायदा होगा सरकार को, ये कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखिए 20 और 22 में क्या अंतर है। बीस में बोल रहा है कि अपराध, अब तो एक बार समझेंगे अच्छे से। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अपराध, यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ स्वतंत्रता दी गई है, उसका भी तो कुछ अधिकार है ना। और जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो भाई उसकी गिरफ्तारी यहां पर होगी। तो पहली बात यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अनुच्छेद 20 में अपराध है कि 19-22 में, तो पहले अपराध होगी उसके बाद आपको पुलिस टांग कर लाएगी, तो उल्टा टांग कर मारेगी। तो पहले आप अपराध करेंगे, अगर जेल में जाना होगा तो उसके बाद फिर आपकी गिरफ्तारी होगी। तो अनुच्छेद 20 में बोल रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसी गिरफ्तारी 22 में होगी। और इस तीनों में 3-3 कंडीशन दिया गया है, 3-3 कंडीशन दिया गया है। क्या क्या कंडीशन है वो अपराध में? अपराध में सिंपल बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहला है कि भाई उस व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा बात यहां पर ये बोल रहा है कि उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील को रखने का अधिकार है, वो अपने मनपसंद वकील को रख सकता है। तो मनपसंद वकील को रख सकता है, मनपसंद वकील को, यानी कानूनी सलाहकार देता है। कानूनी सलाहकार तो बात बराबर ही है, लीगल एडवाइजर को वकील ही बोला जाता है। तो मनपसंद वकील को अपने पास रख सकता है। और तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति जिस टाइम अपराध करेगा, जो व्यक्ति जिस टाइम अपराध करेगा उस व्यक्ति को उचित टाइम अपराध के लिए उसको सजा दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2015 में कोई अपराध किया जिसका प्रावधान है कि वह 6 साल जेल में रहेगा, 6 साल का प्रावधान है।
और 17 में सरकार ने उसमें चेंज करके कर दिया है कि अब 6 साल नहीं, अब वो जो अपराध करेगा वो रहेगा 5 साल, मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अब 5 साल की सजा होगी, सजा होगी 6 साल की ही। या हो सकता है कि 6 साल की सजा का प्रावधान है और बाद में सरकार ने उसको बढ़ाकर 8 साल कर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि उसको 8 साल जाना होगा, वो 6 साल ही रहेगा। यानी जो व्यक्ति जब अपराध किया होगा उसी के अनुरूप उसको सजा दी जाएगी। एक बोलता है अनुच्छेद 20 में, कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर? इसमें कोई डाउट है अपराध अनुच्छेद 20 में? तो अनुच्छेद 20 में सिंपल है कि अपराध के प्रति दोष सिद्धि का संरक्षण ऐसे बात करता है। सिंपल समझना आपको, अपराध, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अनुच्छेद 22 में क्या होगा भाई, आपकी गिरफ्तारी होगी। भाई जब अपराध करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी तो होना ही है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। जब कोई आपको गिरफ्तार करने आएगा तब कारण पूछेंगे कि भाई मुझे गिरफ्तारी क्यों हो रही है, तो भाई गिरफ्तारी के कारण पूछेंगे ना कि भाई क्यों टांग ले जा रहे हो, तो कारण हो गया, आप कारण पूछेंगे। दूसरा बात, यहाँ पे रूल ये बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब उसकी गिरफ्तारी करनी है तो उसको 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उसको अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, आवागमन को छोड़कर, आवागमन के समय को छोड़कर, समय को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ, इस मान लीजिए कोई अपराध करके भाग गया दिल्ली, अब दिल्ली भाग गया, अब दिल्ली से पकड़ कर लाने में टाइम लगेगा ना, तो बोला कि जाने में और आने में जितना टाइम है उसको छोड़कर 24 घंटा। कोई दिक्कत समझने में? और यहाँ पे बोला है कि किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई अपराध किया और उसका सजा मैंने 5 साल, 2 साल, 1 साल जितना भी प्रावधान है मैंने काट लिया है, तो उसके बाद फिर से सेम अपराध के लिए मुझे सजा नहीं दी जाएगी। अगर सेम अपराध के लिए फिर से सजा देनी तो फिर मुझे फिर से एक बार कोई अपराध करनी होगी। यानी एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुझे सजा नहीं दी जा सकती है। कोई दिक्कत समझने में? तो यहां पे है कि एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। तो यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो 20 में सिंपल है समझना हम लोग को कि 20 में बोल रहा है कि भाई जीवन जीने, सॉरी 20 में बोला है कि अपराध है, अपराध के प्रति दोष सिद्धि का संरक्षण देता है। उसमें लिख लेंगे पहले 20 में तो एक लाइन, नहीं तो फिर आप लोग दिक्कत हो जाएगा। यहां से हो जाए काम कि मैं बोल दूं, समझ रहे हैं ना? बस मुझे हम लोग को पकड़ना है क्या चीज है, अपराध पकड़ना है, चीजें टॉपिक जो चीजें है ना, अपराध और गिरफ्तारी याद करना है कि अनुच्छेद 20 में अपराध है कि अनुच्छेद 22 में अपराध है। तो पहले अपराध फिर गिरफ्तारी, सिंपल यही है ना। जब तक अपराध नहीं करेंगे फिर आपको कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? तो इसको लिखेंगे पहले अनुच्छेद 20, 21, 21(1) और 22। उसके बाद हम बात करेंगे 23 और 24 के बारे में। क्या 22 का थर्ड पॉइंट? ना ना, ओहो, कारण 24 घंटे के अंदर आवागमन के समय को छोड़कर इसका हमको लग रहा है एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी इसमें। हाँ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसमें हाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पर है कि
जो समय क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो जिस समय जिस समय अपराध किया हो उसी के अनुसार सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है ना। और तीसरा में वो जो लिखे थे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार ही सजा दी जाएगी। कोई दिक्कत दिक्कत समझने में? हाँ, अरे इधर वाला नहीं लिखा हूं, जो मैं लिखवा था पहले यहाँ पे ना, वहीं इसको कर लेना है इधर। उसके बाद देखेंगे हम लोग, तीसरा देखेंगे। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 और 24 में क्या क्या देता है समझेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 23 में क्या कहता है? आर्टिकल 23 में कहता है कि भाई मानव व्यापार, बलात् श्रम, बलात् श्रम, मानव व्यापार, यानी मानव का क्रय विक्रय हो या बलात् श्रम हो, ये सबको वही, हाँ बाल श्रम भी है। लेकिन यहाँ पे समझना एक बात, 23 में सिंपल ये बोलता है, 23 में सिंपल ये बोलता है कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हो रही है, यानी मानव का क्रय विक्रय होगा, अगर आपको उसको क्या बोलते हैं जो उसके यहाँ लोग रहता है, हाँ उसको दास्ता जो है, चाहे गुलामी, गुलामी, ये सब भी अगर ये सब ऐसा हो रहा है तो उसका शोषण हो रहा है। तो अनुच्छेद 23 में बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अनुच्छेद जो 24 है, अनुच्छेद 24, इसमें बोला है कि 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आयु के बच्चों को, बच्चों को किसी भी जो खतरनाक कारखाना है उसमें काम नहीं करने देना है। अब चाय के दुकान पे काम कर सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि चाय की दुकान में कोई बच्चा काम है चलो केस करते हैं। जहाँ पे खतरा है वहां के लिए है। अब पेट भी तो पालना है, खाली मौलिक आधार पढ़ने थोड़े काम चलेगा। माने किसी का बच्चा, छोट बच्चा, उसका बाप का डेथ हो गया, क्या करेगा बेचारा? उसके घर में माँ बाप है, बहन में जो भी लोग हैं, तो काम करेगा ना। तो होटल में है, रेस्टोरेंट में है, चाय के दुकान पे है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए वो शोषण के अंदर नहीं आएगा। जहाँ पे उसके स्वास्थ्य को लेकर खतरा पैदा होगा वहां पर ये सब चीजें आ सकती है। तब इसको हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो क्या समझे 23 और 24 में? 23 में सिंपल है कि मानव व्यापार हो, बलात्सरम हो, गुलामी हो, ये सारा चीज जो है अगर ऐसा हो रहा है तो भाई उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें प्रोस्टिट्यूशन दे दे तो वेश्यावृत्ति किस में आएगा अनुच्छेद में? हाँ, वेश्यावृत्ति 23 में आएगी। अगर वेश्यावृत्ति तब 23 में आएगी जब किसी से जबरदस्ती करवाई जा रही है। अगर कोई अपने मन से कर रहा है, कंसेंट से, सहमति से हो रही है, फिर उसको इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
वो तभी आएगा जब वो उसको जबरदस्ती उसमें ढकेला गया है, डाला गया है। ये बात ध्यान रखने की बात है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सरकार जान रही है, प्रशासन जान रही है, वहाँ पे चीजें हो रही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को या किसी महिलाएं या किसी बच्ची को अगर जबरदस्ती उसमें ढकेला जा रहा है, उसका उसमें मर्द भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं केवल मैं महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो जबरदस्ती हो रहा है तब इसके अंतर्गत आएगा। अगर कोई अपने मन से कर रहा है, सहमति से कर रहा है, तो उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो अगर मान ली कि मेरा शोषण हो रहा है तब तो मैं इसके अंतर्गत आऊंगा ना। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने मन से काम कर रहा हूं, तो फिर क्यों इसके अंतर्गत रखा जाएगा? सिंपल बात है। कोई डाउट समझने में यहाँ पे? चलिए, तो आज के लिए इतना ही।